तो देखो बेटा, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एंट्रोपी। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे? एंट्रोपी। तो बेटा ये जो वर्ड है ना एंट्रोपी, पहली चीज तो आज जो मैं एंट्रोपी एंट्रोपी जो भी समझाऊंगा, ये ऐसी कोई चीज होती नहीं है। ये सब पूरी इमेजिनेशन है, इमेजिन किया गया है। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसे आपने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, वैसा भी कुछ होता नहीं, वो सब एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन है सब, काल्पनिक। ये सब आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है, ये सब काल्पनिक दृश्य है। ठीक है, तो इसको घर पे करने की कोशिश ना करें। अच्छा, ध्यान से सुनिएगा, एंट्रोपी होती क्या है। तो अभी जैसे पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, एंट्रोपी जो होती है बेटा, ये रैंडमनेस को बताती है। किसको बताती है? रैंडमनेस। तो आपको पिछला स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये सारी चीजें आती हैं। अगर वो आती हैं तभी आगे आप सीख पाओगे। तो एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देता हूं क्या होता है, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं क्या होती है। जानते ही होंगे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस जो प्रोसेस प्रोसेस हैपेंस इटसेल्फ, है ना। जो प्रोसेस अपने आप होती हैं और लिटिल और बाय लिटिल पुश, या फिर उसको हल्का सा पुश करना पड़ता है तो वो अपने आप चालू हो जाती हैं, फिर होती ही रहती हैं, होती ही रहती हैं, होती ही रहती हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या बोलते हैं? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो प्रोसेस होती हैं जो अपने आप होती हैं या फिर उन्हें हल्का सा पुश करना पड़े। एग्जाम्पल के रूप में तुमने नमक को पानी में डाला, नमक अपने आप घुल जाता है, हमें घोलना नहीं पड़ता, है ना। चाय गरम गरम लेके आओ, अपने आप ठंडी हो जाती है कि हमको फूंक के ठंडा नहीं करना पड़ता। हाँ, जल्दी तुमको करना है, तुम फूंक लो, फूंकते हो जल्दी पीने के लिए। और जैसे कार्बन को, कोयले को हल्का सा इग्नाइट कर दो, आग लगा दो, पूरा कार्बन जलता ही रहता है, जलता ही रहता है। तो मतलब जो प्रोसेस अपने आप हो रही हैं, जिनमें हमारा कोई भी योगदान ना हो, उसे हम लोग स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नेचुरल प्रोसेस होती हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। कहाँ एग्जिस्ट करती है बेटा? नेचर में। ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम इंट्रोपी के बारे में पढ़ेंगे तो इंट्रोपी हमें क्या बताता है? रैंडमनेस। क्या बताता है? नेचर एक ऐसी चीज है जो कि नेचर भी हमेशा रहना चाहता है डिसऑर्गेनाइज मैनर में। नेचर भी नहीं चाहता मैं ऑर्गेनाइज मैनर में रहूं, क्योंकि डिसऑर्गेनाइज चीजें बहुत अपने आप हो जाती हैं, ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आती हैं। तो नेचर भी रैंडमनेस को ही प्रेफर करता है। इसलिए हमारे नेचर, हमारे यूनिवर्स की जो इंट्रोपी होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। ठीक है। तो रैंडमनेस जो होती है बेटा, वो नेचर की हमेशा क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है? और जो भी नेचुरल प्रोसेसेस होती है, नहीं जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, उसमें हमेशा रैंडमनेस बढ़ती है। क्या बढ़ता है? मतलब चीजें बहुत ही ज्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? डिसऑर्गेनाइज। तो कभी भी कहीं पे भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगी, मतलब जो प्रोसेस अपने आप होगी, वो प्रोसेस में हमेशा रैंडमनेस बढ़ेगी। क्या दिखते हुए दिखाई पड़ेगा? रैंडमनेस बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। डिसऑर्गेनाइज मैनर आपको ज्यादा दिखेता है। इसीलिए देखो, चाहे जो बच्चे को उठा लो, तुमको हर तरफ कोई ऐसा बंदा मिला जो ऑर्गेनाइज्ड हो? नहीं। ज्यादातर तुम्हें कौन मिलते हैं? इनडिसिप्लिन वाले, डिसऑर्गेनाइज्ड वाले, जो रैंडमनेस वाले होते हैं। देख लो, तुम अपने क्लास में देख लो, अपने इर्द गिर्द देख लो, जितने भी इंसान मिलेंगे सब डिसऑर्गेनाइज। तुम लोग खुद ही डिसऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज हो? किस चीज में ऑर्गेनाइज हो? हाँ ठीक है, डिसऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज, बात वही है। बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई? ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होता है, पहले ये बताओ, एंट्रोपी क्या होता है? एंट्रोपी, एंट्रोपी, बोलो बेटा।
एंट्रोपी मतलब चेंज इन एंट्रोपी क्या होता है, इससे हम क्या समझते हैं? तो इससे हम मेजर करते हैं मेजर ऑफ रैंडमनेस। क्या मेजर करते हैं? मेजर्स ऑफ रैंडमनेस। हम लोग रैंडमनेस को मेजर करते हैं चेंज इन एंट्रोपी में। मतलब पहले तुम ज्यादा ऑर्गेनाइज थे, बाद में ज्यादा और अनऑर्गेनाइज्ड हो गए, डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए। तो इसका मतलब क्या है कि तुम जैसे मान लो कल तुम कम शैतान थे, आज ज्यादा शैतानियां कर रहे हो, तो तुम आज ज्यादा शैतान कहलाओगे। क्या कहलाओगे? ज्यादा शैतान कहलाओगे, है ना? तो इसका मतलब ये है कि एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी मेजर करता है रैंडमनेस को। किसको मेजर करता है बेटा? चेंज इन एंट्रोपी किसको मेजर करता है? रैंडमनेस को। चेंज इन एंट्रोपी किसको मेजर करता है? रैंडमनेस को। जैसे कोई रिएक्शन है, मान लो ए से बी हो रही है और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ये जो रिएक्शन है वो कैसी है? स्पॉन्टेनियस है। तो इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। रैंडमनेस क्या होगी? रैंडमनेस इसकी बढ़ेगी, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और रैंडमनेस बढ़ेगी तो मतलब इसकी एंट्रोपी जो होगी वो ग्रेटर देन, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो एक बात तो पहले समझ लो, एंट्रोपी को किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? एस से। एस से एंट्रोपी को एस से रिप्रेजेंटेट किया जाता है। लेकिन अगर मैं कहूं क्या एंट्रोपी मेजर की जा सकती है? इट कैन नेवर बी मेजर्ड। इट कैन नेवर बी मेजर्ड। हम लोग एंट्रोपी को कभी भी मेजर नहीं कर सकते। अच्छा तुम बताओ, क्या मेजर कर सकते हो कि रैंडमनेस कितनी है? ये नहीं मेजर कर सकते ना। तो एंट्रोपी मेजरेबल नहीं होती। एंट्रोपी को कभी भी हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है? रैंडमनेस को क्या कभी तुम मेजर कर सकते हो? क्या रैंडमनेस को कभी तुम मेजर कर सकते हो? नहीं। रैंडमनेस बढ़ रही है, घट रही है, तुम मेजर नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम एक चीज को देख सकते हो, तुम मेजर कर सकते हो चेंज इन एंट्रोपी। चेंज इन एंट्रोपी को हम मेजर कर सकते हैं। भाई चेंज इन एंट्रोपी का मतलब ये है कि अभी ज्यादा रैंडमनेस नहीं थी, सॉलिड में था, अभी रैंडमनेस कम है, वो लिक्विड में बदल गया, गैस में बदल गया, रैंडमनेस बढ़ गई। तो फाइनल और इनिशियली देखकर हम ये तो पता कर सकते हैं ना रैंडमनेस बढ़ी या घटी। तो एंट्रोपी मेजर करना कभी मुमकिन ही नहीं है, लेकिन चेंज इन एंट्रोपी मेजर करना पॉसिबल है। हम ये तो बता सकते हैं ना कि रैंडमनेस पहले ज्यादा थी या अभी ज्यादा है। तो चेंज इन एंट्रोपी मेजर करना इजी है, आराम से हो जाएगा। बट एंट्रोपी कभी हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे इंथैल्पी कभी मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन इंथैल्पी मेजर कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से एंट्रोपी भी हम मेजर नहीं कर सकते, चेंज इन एंट्रोपी, क्योंकि चेंज एंट्रोपी भी एक स्टेट वेरिएबल है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो एंट्रोपी हमें क्या बताता है? रैंडमनेस के बारे में। किसके बारे में बेटा? रैंडमनेस के बारे में। समझ में आई बात? तो डेल्टा एस का मतलब आप क्या समझते हो? डेल्टा एस का मतलब होता है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। इससे आप मेजर कर सकते हो फाइनल क्या था, इनिशियल क्या था। और मान लो फाइनल वाली रैंडमनेस ज्यादा है, इनिशियल वाली कम है, तो एंट्रोपी कैसी आएगी? पॉजिटिव। कैसी आएगी बेटा? एंट्रोपी कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? क्या ये बात क्लियर हो गई है सभी बच्चों को? बोलो, समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। तो एंट्रोपी क्लियर है। अब जैसे मान लो मैं तुमको बोलता हूं कि ए से एक रिएक्शन बी हुई, ए से ए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, और मैंने कहा ये रिएक्शन जो है स्पॉन्टेनियस है। ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है, ठीक है? अब अगर ये स्पॉन्टेनियस है तो इसकी रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? सिंपल सी बात बताओ, रैंडमनेस क्या होगी? सिंपल सी बात बताओ, रैंडमनेस क्या होगी? बढ़ेगी या घटेगी? रैंडमनेस बढ़ेगी। अगर रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी भी, चेंज इन एंट्रोपी भी बढ़ेगी, और चेंज इन एंट्रोपी फिर क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। तो अगर कोई भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है जो अपने आप हो रही है, उसकी रैंडमनेस लगातार बढ़ती है और
एंट्रोपी भी क्या होगी, फिर बढ़ेगी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब जो अपने आप नहीं हो रही, जिसे हमें करवाना पड़ रहा है, तो उसका रैंडमनेस क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी? उसका रैंडमनेस घटेगा, यानी डेल्टा एस की वैल्यू क्या हो रही है, कम, यानी डेल्टा एस क्या होगा, लेस देन 0, यानी नेगेटिव होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर हुआ? पक्का? अच्छा, अब हम एक बात आपसे पूछने जा रहे हैं। मान लो कोई एक ए रिएक्शन है, ए से बी बन गया अपने आप। अब ए से बी बनने में कोई दिक्कत नहीं, अपने आप बन गया। अब भी कह रहा है बी से हम ए बनेंगे अपने आप, तो ये कैसी कंडीशन है भाई? देखो यहां ये स्पॉन्टेनियस थी, ये स्पॉन्टेनियस थी, डेल्टा एस पॉजिटिव था। ये नॉन स्पॉन्टेनियस थी, अपने आप नहीं हो रही थी, डेल्टा एस नेगेटिव था। अब एक है, ए से बी बनना भी स्पॉन्टेनियस है मान लो, ठीक है, और बी से ए बनना भी कैसा है, स्पॉन्टेनियस है मान लो। मतलब ए से बी भी अपने आप बन रहा है, बी से ए भी अपने आप बन रहा है। तो ये कैसी प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। और एक बात याद रखना, कहीं भी रिवर्सिबल प्रोसेस आ जाए, उसकी चेंज इन एंट्रोपी क्या हो जाएगी, 0। अब सोचो ए से बी बन रहा है और बी से ए भी अपने आप बन रहा है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, हमें कोई भी चेंज नहीं करना पड़ रहा है, हमें कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जो इंट्रोपी यहां थी वही इंट्रोपी, बस डायरेक्शन चेंज है। क्या चेंज है बेटा, डायरेक्शन। तो क्या होगा, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये बात नोट कर लो, दिमाग में छाप लो कि अगर रिवर्सिबल प्रोसेस है तो रिवर्सिबल प्रोसेस और अपने आप हो रही है, स्पॉन्टेनियस है। ए से बी बनने की प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है, बी से ए बनने की प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस है। तो उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, अगर स्पॉन्टेनियस है तो ग्रेटर देन 0 प्लस, नॉन स्पॉन्टेनियस अपने आप नहीं हो रही तो लेस देन 0 नेगेटिव। अगर प्रोसेस रिवर्सिबल है तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, 0 होगी। तो चेंज इन एंट्रोपी केवल रिवर्सिबल प्रोसेसेस की ही क्या होती है, 0। और आपको पता है हमारे पूरे नेचर में, हमारे एनवायरनमेंट में सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं, कोई भी एक ऐसी नहीं जो रिवर्सिबल प्रोसेस होती हो। हमारे नेचर में सारी की सारी इरिवर्सिबल प्रोसेस है। याद करो मैंने आपको बताया था उसमें साइक्लिक प्रोसेस में बताया नहीं था, जिसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल में जब डिफरेंस बताया था, तो बताया था इरिवर्सिबल जो प्रोसेसेस होती हैं वो इनफाइनाइट टाइम्स लेती हैं और रिवर्सिबल तुरंत हो जाती हैं बहुत ही कम समय में। तो हमारे एनवायरनमेंट में ज्यादा से ज्यादा इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होती हैं, यानी स्पॉन्टेनियस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस अगर होती है तो उसका चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, हमेशा 0। क्या होगा बेटा, 0। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई इतनी? क्या इतनी बात क्लियर हो गई है? बोलो क्लियर हो गई है? ए से बी गए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो रैंडमनेस बढ़ी, एंट्रोपी बढ़ेगा। अगर बी से तुम अगर बी से तुम कहां चले आए, वापस ए चले आए, तो ये कैसी हो गई प्रोसेस, नॉन स्पॉन्टेनियस है मान लो। कैसी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रैंडमनेस क्या हो जाएगी, घट जाएगी। और रैंडमनेस अगर घट गई तो एंट्रोपी नेगेटिव हो जाएगी। मान लो तुम ए से बी गए, वो भी स्पॉन्टेनियस, बी से ए आए, वो भी स्पॉन्टेनियस, तो वो रिवर्सिबल प्रोसेस है जिसकी एंट्रोपी क्या होती है, 0। चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी बेटा, बोलो समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ? तो जितनी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती हैं वो स्पॉन्टेनियस है। क्या है ना, हमारे एनवायरनमेंट में इरिवर्सिबल प्रोसेस ही तो होती है, और वो सब क्या है, मोस्टली स्पॉन्टेनियस। मतलब हमारे नेचर में ज्यादातर अपने आप रिएक्शंस हो रही हैं, अपने आप चीजें हो रही हैं, तो उसकी हमारे एनवायरनमेंट की एंट्रोपी, चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव। और सही बात है, हमारे एनवायरनमेंट की एंट्रोपी पॉजिटिव ही है। हमारा एनवायरनमेंट रैंडमनेस में ही रहना चाह रहा है, डिसऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज मैनर में ही रहना चाह रहा है, ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं रहता। बात समझ में आ गई? जितनी भी प्रोसेसेस होती हैं, क्लियर हो गई बात? पक्का? अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग जानेंगे अबाउट एंट्रोपी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बेटा हम लोग जानने जा रहे हैं। किसके अबाउट, एंट्रोपी के अबाउट। ठीक है, अबाउट एंट्रोपी चाहे तो लिख लीजिए, अबाउट
एंट्रोपी, अबाउट एंट्रोपी। तो एक बात ध्यान में रखिएगा बेटा कि जो एंट्रोपी है ये एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? जोर से बोलो, जय माता दी, है ना। तो ये कैसा है? स्टेट फंक्शन है, ये स्टेट फंक्शन है, ठीक है, और स्टेट फंक्शन है या फिर स्टेट वेरिएबल है। स्टेट फंक्शन है, स्टेट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले तो समझ लो डेल्टा एस क्या है। डेल्टा एस का मतलब होता है फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी, ठीक है। डेल्टा एस का मतलब क्या है? जो डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना, फाइनल पॉइंट। तो डेल्टा एस केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। डेल्टा एस किस पे डिपेंड नहीं करता? डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ, डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ। मतलब डेल्टा एस पाथ पे डिपेंड नहीं करता, थ्रू विच चेंजेस अकर, थ्रू विच चेंजेस अकर। मतलब जिधर भी चेंजेस हो रहे हो होने दो, हमको कोई मतलब नहीं, हम पाथ पे डिपेंड नहीं करते। हम किस पे डिपेंड करते हैं? इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं। तो एंट्रोपी जो होती है बेटा, ये केवल और केवल फाइनल रिजल्ट और इनिशियल रिजल्ट पे डिपेंड करती है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती। कोई भी पाथ हो, डजेंट मैटर, बस हमको फाइनल और इनिशियल पॉइंट देखना होता है। तो उन्हीं को आपको पता है क्या कहते हैं? स्टेट फंक्शंस या स्टेट वेरिएबल्स, है ना बेटा। जैसे कि मैं एक आपको एग्जांपल देने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक पॉइंट ए है और ये है, ठीक है। ये x है, ये y है और ये z है। हम पहले z से x गए, x से y गए और y से कहां चले आए? z पे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? साइक्लिक नहीं, हम x से y गए और y से z, ठीक है। z से x गए, x से y है, या फिर हम डायरेक्टली भी तो z से y जा सकते हैं। हम डायरेक्टली भी तो z से y जा सकते हैं, नहीं जा सकते भाई? एक तो हम z से x जाए, x से y जाए, या फिर हम z से डायरेक्टली y चले जाएं। तो तुम ये बताओ, हम चाहे यहां से यहां होके यहां आए तो एंट्रोपी क्या होगी, चाहे हम यहां से डायरेक्टली यहां चले जाएं तो एंट्रोपी क्या होगी? सेम। एंट्रोपी पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जो एंट्रोपी यहां से यहां तक में होगी वही एंट्रोपी यहां से यहां तक में होगी, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल ये है, हमको पाथ पे डिपेंड नहीं करना। ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इसमें केवल क्या देखना है? इनिशियल और फाइनल पॉइंट। क्या देखना है बेटा? अगर आपके पास कभी आ जाए डेल्टा एस रिएक्शन का निकालने के लिए, तो क्या कहोगे? फाइनली क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट की एंट्रोपी माइनस रिएक्टेंट की एंट्रोपी, दोनों की एंट्रोपी माइनस कर दोगे, क्या निकल आएगा? चेंज इन एंट्रोपी। बात समझ में आई? अच्छा चलो तुमसे एक क्वेश्चन इसी में पूछते हैं। एंट्रोपी ऑफ Z2Y इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ Z2X प्लस एंट्रोपी ऑफ X2Y, चेंज इन एंट्रोपी। बताओ ये क्या जो स्टेटमेंट मैंने लिखी है, क्या ये सही है इसके लिए या गलत है? बोलो भाई, ये एंट्रोपी किस पे डिपेंड कर रही है? Z से Y, ये फाइनल और ये इनिशियल और ये फाइनल, यही तो कह रही है। Z से Y जाना है, तो ये कहां से कहां गए? Z से X गए, X से Y गए, मतलब ये इनिशियल और ये फाइनल, दोनों को जोड़ दोगे यही एंट्रोपी तो आएगी। तो मतलब ये कंडीशन हमारी सही है इसके लिए। क्या कहते हो, सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। बात समझ में आई कि नहीं? तो मतलब चेंज इन एंट्रोपी जो है ये पाथ पे डिपेंड
नहीं करता। ये किस पे डिपेंड करता है? फाइनल और इनिशियल पॉइंट पे डिपेंड करता है। तो z से y जाओ डायरेक्टली, चाहे z से x जाओ, x से y आओ, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी दोनों की क्या होगी? सेम। क्लियर हो गया या नहीं? पक्का? चलो एक क्वेश्चन तुमसे करवाते हैं, बताइएगा आप लोग, ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, लिखिए। क्वेश्चन है फाइंड डेल्टा एस, डेल्टा चेंज इन एंट्रोपी ए टू बी, ये दिया गया है, ठीक है? ए से हम बी गए, बी से हम सी गए और सी से हम डी आ गए, ठीक है? ये प्रोसेस हो रही है। ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन ए +100 EU, EU मतलब कोई भी यूनिट हो सकती है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी +60 EU, ऑप्शन नंबर सी -100 EU, ऑप्शन नंबर डी -60 EU। चलिए बताइए, आपको ए से बी जाना है, बी से सी जाना है, सी से डी जाना है, और बोला जा रहा है डेल्टा एस ए से बी जाने में कितनी एनर्जी लगी? तो बोल रहा है +50 EU, +50 EU। फिर बोला डेल्टा एस बी से सी जाने में कितनी एनर्जी लगी? +30 EU। फिर बोला डेल्टा एस सी से डी जाने में कितनी एनर्जी लगी? +20 EU। तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा एस ए टू बी। सही बात है ना? निकाला जाए? निकाल लोगे? निकालूं? देखो करना क्या है, सिंपली देखो, डेल्टा एस ए टू बी जा रहे हो, मतलब इनिशियल से फाइनल, ये इनिशियल पॉइंट से कहां जा रहे हो? फाइनल। यानी क्या लिखोगे? एस बी माइनस एस ए, फाइनल माइनस इनिशियल, बराबर क्या लिखोगे? +50 EU। सही है। इसको क्या लिखोगे? एस सी माइनस एस बी बराबर 30 EU। सही है। और इसको क्या लिखोगे? एस डी माइनस एस सी बराबर 20 EU। बोलो सही है नहीं सही? इनको जोड़ दो। अब देखो एस बी से हमें क्या निकालना है? एस ए से एस बी निकालना है ना? क्यों? एस सी से देखो एस सी कट रहा है, और एस डी से क्या कट रहा है? एस डी कट रहा है। देख सकते हो ना, प्लस का माइनस का, प्लस का माइनस का, क्या बचा? एस बी माइनस एस ए बराबर, इनको जोड़ दो, क्या आएगा बताओ? बोलो। कितना आएगा? कितना आएगा? 50 + 30 80 + 100, यानी प्लस का 100 EU। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आई? तो ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी। तो हम क्या करेंगे? बी माइनस ए, सी माइनस बी, डी माइनस सी। एस बी माइनस एस ए को क्या लिख सकते हो? डेल्टा एस ए से कहां गए? बी, और कितनी एनर्जी लगी? 100 EU। बोलो समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? कंफर्म? आ गया या नहीं? नोट कर लीजिए। चलो देखो बेटा आगे, अब हम लोग एंट्रोपी की डेफिनेशन देखेंगे मैथ्स के टर्म में। एंट्रोपी को मैथमेटिकल फॉर्म में देखेंगे। कौन से फॉर्म में? मैथमेटिकल फॉर्म में, ठीक है? जैसे कि अगर आपको कभी भी चेंज इन एंट्रोपी निकालना हो तो आप क्या करोगे? चेंज इन हीट यानी गिवन टू द सिस्टम, या सिस्टम से ली गई है, सिस्टम को दी गई है, अपॉन टेम्परेचर, ये आप रख दोगे, क्या निकल आएगा? एंट्रोपी। क्या निकल आएगा? तो ये कब की बात हो रही है? सिस्टम की बात हो रही है। किसके लिए बात हो रही है? जैसे कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में हीट तुमने दी होगी, जैसे मान लो तुमने हीट दी है, तो ये फॉर्मूला, लेकिन एक बात याद रखना, तभी लगाना जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। क्या हो? टेम्परेचर कांस्टेंट हो। अब मान लो सिस्टम है और उसमें क्या हो रही है? हीट चेंज हो रही है। क्या हो रही है बेटा? हीट
हीट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अब मान लो मैंने हीट सिस्टम को दी है, क्या दी है, सिस्टम ने हीट को क्या किया है, गेन किया है, या फिर सिस्टम हीट को क्या करेगा, लॉस करेगा। जब सिस्टम हीट को गेन करेगा तो क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। जब सिस्टम हीट को लॉस करेगा तो हीट क्या होगा, नेगेटिव। ये बात ध्यान में रखना। आपको डेल्टा क्यू कब पॉजिटिव लेना है, जब सिस्टम हीट गेन करेगा। कब नेगेटिव लेना है, जब सिस्टम हीट लॉस करेगा। और ये फॉर्मूला आप तभी लगा सकते हो जब टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट। तो आपके मन में आया होगा कि अच्छा ये बताइए जब टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा तब कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं, है ना, तब कौन सा फॉर्मूला लगाया जाए। तो बेटा तब आप फॉर्मूला लगाओगे डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। क्या लगाओगे, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है तो उस कंडीशन में दोनों तरफ क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, एस इनिशियल से एस फाइनल जाओगे, यानी डेल्टा एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू बाई डी टी। आप ये इंटीग्रेशन कर लोगे, आपका क्या आ जाएगा, फॉर्मूला। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर का मतलब आप समझ गए होगे ना बेटा। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब क्या है, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, जो भी होगा वो टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। ठीक है, तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है तो डेल्टा क्यू पॉजिटिव रखोगे, अगर सिस्टम हीट लॉस कर रहा है तो क्या करोगे, नेगेटिव रखोगे। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब हम इसके यूनिट की बात कर लेते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्म में डेफिनेशन क्या है डेल्टा एस की, चेंज इन एंट्रोपी की, डेल्टा क्यू अपॉन टी। मतलब कितना चेंज इन हीट हो रहा है सिस्टम में, कितना चेंज इन हीट हो रहा है सिस्टम में। ठीक है, और टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर हीट गेन कर रहा है तो पॉजिटिव रखोगे, हीट लॉस कर रहा है तो नेगेटिव रखोगे। और टेम्परेचर अगर कांस्टेंट नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो उस कंडीशन में डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा डी क्यू बाई टी। बोलो बात समझ में आ गई है नहीं, क्लियर हो गया। अब हम लोग यूनिट देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं बेटा, यूनिट। बताओ एंट्रोपी की यूनिट क्या हो सकती है, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। यही था ना बेटा फॉर्मूला। डेल्टा टी का मतलब कैपिटल टी, फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बताओ क्यू क्या है, हीट। हीट का होता है जूल और इसका केल्विन, तो जूल पर केल्विन। लेकिन यहां पे नंबर ऑफ मोल्स भी लगा लो, क्योंकि एंट्रोपी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या होती है, या तो मास पे डिपेंड करे या तो मोल्स पे डिपेंड करे, है ना। मतलब 1 मोल की एंट्रोपी इतनी है तो 2 मोल की कितनी होगी, ज्यादा होगी, 3 मोल की और ज्यादा होगी। तो एंट्रोपी डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, एंट्रोपी क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। डिपेंड करती है किस पे, अमाउंट ऑफ मैटर पे। मतलब ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव। तो आप क्या लगा दीजिए, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, या फिर इसको लिख सकते हो अर्ग पर मोल केल्विन, है ना। या फिर इसको क्या लिख सकते हो, कैलोरी मोल पर केल्विन, कैलोरी पर मोल केल्विन। बात समझ में आई या नहीं आई। तो बेटा ये सब क्या है, एसआई यूनिट्स है, ये सब यूनिट्स है किसकी, एंट्रोपी की। और एंट्रोपी कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव। कैसी क्वांटिटी है, एक्सटेंसिव क्वांटिटी है। ये अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड करती है। मतलब मैटर जितना ज्यादा एंट्रोपी उतनी ज्यादा। 1 लीटर गैस है तो एंट्रोपी कम, 2 लीटर है तो एंट्रोपी और ज्यादा, 3 लीटर है तो एंट्रोपी गैस की और ज्यादा। एंट्रोपी का मतलब क्या है, रैंडमनेस। 1 लीटर गैस में कम मॉलिक्यूल्स होंगे, 2 लीटर में उसके जस्ट डबल हो गए, तो रैंडमनेस मॉलिक्यूल्स की और बढ़ेगी, और रैंडमनेस जितनी बढ़ेगी एंट्रोपी उतनी बढ़ेगी। समझ में आई बात, क्लियर हो गया। तो बेटा ये है फॉर्मूला और ये रही यूनिट, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बेटा। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं।
जैसे कि मान लीजिए आपके पास कभी कोई आइसोलेटेड सिस्टम आ जाए। कौन सा सिस्टम? आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब समझते हो? जैसे कि मैंने कल एक सिस्टम बनाया था, अगर आपको याद हो कल वाले लेक्चर में, यहाँ पे गैस ए भरी है, यहाँ गैस बी भरी है, याद आया? और यहाँ कॉर्क लगा हुआ है और यहाँ गैस भी है। अब जैसे ही हम इस कॉर्क को हटाएंगे, अच्छा हाँ, ये आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ना मास ना एनर्जी, किसी का भी एक्सचेंज नहीं हो रहा। ये अंदर ये क्या है? सिस्टम है। ये क्या है? सिस्टम है। और बाहर क्या है? सराउंडिंग है। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना ही हीट और मास लेन देन नहीं हो रहा, ना ही हीट आ रही ना ही मास आ रहा। ठीक है? तो आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें हीट और मास का एक्सचेंज ना हो रहा हो, है ना? हीट और मास का एक्सचेंज ना हो रहा हो और टेम्परेचर भी चेंज ना हो रहा हो, है ना? तो अगर मैं इसकी वॉल यहां से इरेज कर दूं, हटा दूं, तो क्या होगा बताओ? तो बेटा ये ए और बी गैस दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? ए बी गैस दोनों आपस में अपने आप होंगी या मुझे करना पड़ेगा? अपने आप होंगी। मतलब देखने से लग रहा है स्पॉन्टेनियस है। क्या है? स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आप खुद देखो जरा, आइसोलेटेड सिस्टम है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? बोलो। डेल्टा क्यू जीरो। डेल्टा क्यू जीरो। हीट एक्सचेंज होगी? नहीं। आइसोलेटेड सिस्टम है, हीट एक्सचेंज नहीं होगी। अगर डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस क्या आएगा? डेल्टा क्यू अपॉन टी, यानी डेल्टा क्यू जीरो तो डेल्टा एस भी जीरो। देख पा रहे हो क्या हो रहा है? आइसोलेटेड सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या है? ये मैथमेटिकल फॉर्म आपको नहीं यूज करना। जो मैथमेटिकल फॉर्म वाला फॉर्मूला है वो आपका आइसोलेटेड सिस्टम में यूज नहीं होता। यहां पे केवल और केवल रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में केवल और केवल रैंडमनेस वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। आइसोलेटेड सिस्टम में केवल और केवल रैंडमनेस वाला कॉन्सेप्ट ही यूज होगा। तो देख सकते हो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो होगा। ये बात गलत हो जाती है आपकी, तो ये फॉर्मूला आप नहीं लगा सकते। ठीक है? आइसोलेटेड सिस्टम में ये फॉर्मूले का यूज आप नहीं करोगे। आपको केवल इसमें क्या देखनी है? केवल और केवल रैंडमनेस देखनी है। बढ़ रही है तो इंट्रोपी पॉजिटिव, घट रही है तो इंट्रोपी नेगेटिव। बात समझ में आ गई? ठीक है? ठीक है? तो रैंडमनेस यहां क्या हो रही है आपकी? रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा एस क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। क्या होगा बेटा? ग्रेटर देन जीरो। और आपको केवल यहां यही देखना है, क्योंकि आइसोलेटेड हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तुम फॉर्मूले से देख के कह दोगे डेल्टा एस जीरो है, लेकिन डेल्टा एस जीरो थोड़ी ना, इसकी डेल्टा एस पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है। इसलिए हमें मैथमेटिकल फॉर्म आइसोलेटेड सिस्टम में नहीं लगाना है। हमें केवल आइसोलेटेड सिस्टम में क्या देखना है? रैंडमनेस का कॉन्सेप्ट देखना है। क्लियर हो गई बात? हमको इस फॉर्मूले से कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ गई? केवल किससे मतलब है? रैंडमनेस वाले कॉन्सेप्ट से मतलब है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई है? आ गई है? अब अगर आपके पास आ जाए नॉन आइसोलेटेड सिस्टम, क्या आ जाए बेटा? थोड़ी देर के लिए क्या आ जाए? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। नॉन आइसोलेटेड सिस्टम। अब बताओ क्या होगा? नॉन आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है? अच्छा, सिस्टम होता है और क्या होता है? सराउंडिंग होती है। क्या कहते हो? और इसी से मिलकर क्या बनता है? यूनिवर्स। स्टार्टिंग के लेक्चर में ही आपको ये बताया गया था। याद आ रहा है? कुछ आ रहा है? अच्छा, तो बताओ, अगर मैं कहूं सिस्टम का एंट्रोपी ये है और कहूं सराउंडिंग की एंट्रोपी ये है,
ये सराउंडिंग की एंट्रोपी है। किसकी एंट्रोपी है बेटा? सराउंडिंग की एंट्रोपी है। तो हमेशा एक बात याद रखना, नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में एंट्रोपी केवल सिस्टम को देखकर मत जज कर लेना कि अगर सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगी। आपको क्या करना है, सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी दोनों मिलाकर फाइनल एंट्रोपी आप टोटल एंट्रोपी बताओगे। ये समझे? आपको टोटल एंट्रोपी बतानी है नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में, और यहां पर वो फॉर्मूला यूज होगा, डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई टी। बात समझ में आई? आइसोलेटेड सिस्टम में उसका कोई मतलब नहीं था, बट नॉन आइसोलेटेड सिस्टम में यूज हो सकता है। ठीक है? और ये बेटा जो टोटल निकला है एंट्रोपी, ये टोटल एंट्रोपी है किसकी? यूनिवर्स की एंट्रोपी है। किसकी एंट्रोपी है? अब एक बात समझो, जैसे कि मान लो कोई सिस्टम है, उसकी एंट्रोपी नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगर नेगेटिव होगी तो सराउंडिंग क्या करेगा? उस एंट्रोपी को क्या करेगा? मैनेज कर लेगा। अगर इसकी एंट्रोपी नेगेटिव होगी तो इसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी सराउंडिंग की? बोलो। ग्रेटर देन जीरो हो जाएगी, और ग्रेटर देन जीरो होगी तो ये इसको क्या कर लेगा? मैनेज कर लेगा। तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या आएगी? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या आएगी? क्या आएगी बेटा? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगी। मतलब ये कैसा नेचर है? ये हमारे नेचर में हो रही है। क्या कहां हो रही है? नेचर में हो रही है। और नेचर में कौन सी प्रोसेस होती है? इररिवर्सिबल। क्या होती है बेटा? इररिवर्सिबल। कैसी प्रोसेस होती है? इररिवर्सिबल। और आपको पता है जितनी भी इररिवर्सिबल प्रोसेस है वो सब स्पॉन्टेनियस है, और स्पॉन्टेनियस है तो उसकी एंट्रोपी क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। अगर मान लो सिस्टम की एंट्रोपी नेगेटिव भी है, लेस देन जीरो है, तो सराउंडिंग उसको मैनेज कर लेगा, और ओवरऑल टोटल जो एंट्रोपी मिलेगी हमको वो पॉजिटिव ही मिलेगी। क्या मिलेगी? पॉजिटिव ही मिलेगी। तो हम कह सकते हैं यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है, टोटल एंट्रोपी ही चेंज इन एंट्रोपी यूनिवर्स की है। तो जो चेंज इन एंट्रोपी है यूनिवर्स की, ये क्या होगी? ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमें पता है नेचर में कैसी प्रोसेसेस होती हैं? इररिवर्सिबल। और वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। नेचर हमारा अपने आप सारी प्रोसेसेस होती है नेचर में। बात समझ में आई? तो सिस्टम की अगर एंट्रोपी जीरो भी हो जाती है तो उसको कौन मैनेज कर लेगा? सराउंडिंग। कौन मैनेज कर लेगा बेटा? सराउंडिंग मैनेज कर लेता है। बात समझ में नहीं आई? चलो जरा तुम्हें एक हम एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना। जैसे ये H2O है, लिक्विड फॉर्म में है, और ये H2O है जो कि गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें ये बताओ, ये हीट रिलीज करके गैस बनेगा या फिर हीट एब्जॉर्ब करके? हाँ, एब्जॉर्ब करके गैस बनेगा, है ना? तो ये हीट एब्जॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा? सोच लो ध्यान से। लिक्विड अपनी एनर्जी रिलीज करता है, हीट रिलीज करता है, तब गैस में कन्वर्ट होता है। नहीं समझे? ये बात नहीं समझ में आई? सुनो ध्यान से। गैस की एनर्जी ज्यादा होती है सॉलिड की? हाँ? देखो यहां पे गलत लिख गया था, यहां पे गैस नहीं आइस होना है। ठीक है, मान लो ये रिएक्शन मैं -1 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM प्रेशर पे करा रहा हूं। किस पे करा रहा हूं? -1 डिग्री सेल्सियस और 1 ATM पे हो रहा है। तो यहां पर ये जो लिक्विड है, लिक्विड ही रहना चाहेगा या आइस में बदल जाएगा? अपने आप आइस में बदल जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? -1। तो यहां पानी पानी में नहीं रहना चाहेगा, पानी बर्फ में बदलना चाहेगा। और भी हम नहीं बदलेंगे, अपने आप ही खुद को बदल लेगा बर्फ में। बात समझ में आई? मतलब ये पानी क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, और हीट रिलीज करके अपने आप किस में बदल गया? बर्फ में बदल गया। ये प्रोसेस कैसी हुई? स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस? ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हुई क्योंकि हीट रिलीज हो रही है।
अगर हीट रिलीज हो रही है, ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, तो स्पॉन्टेनियस की एंट्रोपी क्या होती है? ग्रेटर देन जीरो। नहीं होती है, नहीं होती भाई। -1 डिग्री सेल्सियस पे, -1 डिग्री सेल्सियस पे ये पानी पानी नहीं रहना चाहेगा, ये अपने आप किस में बदल जाएगा? अपने आप बदल रहा है बर्फ में। अपने आप बर्फ बदलेगा तो हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा। हीट रिलीज करने का मतलब क्या है? डेल्टा एच नेगेटिव। याद आ रहा है? मतलब ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रही है। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था? डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो। लेकिन इस सिस्टम की बात हो रही है, तो क्या यहां पे इंट्रोपी बढ़ रही है, घट रही है? घट रही है। लिक्विड में इंट्रोपी रैंडमनेस ज्यादा थी, जब वो बर्फ में अपने आप गया, बदला, तो इसकी रैंडमनेस क्या हो गई? कम हो गई। मतलब ये वाली कंडीशन गलत हो गई। देख पा रहे हो? तो इसको बैलेंस कौन करने आएगा? सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या करेगा? सराउंडिंग क्या करेगा? जितनी ये हीट रिलीज करेगा, सराउंडिंग उतनी हीट लेगा। ये जितनी हीट रिलीज करेगा, सराउंडिंग उतनी हीट क्या करेगा? लेगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो एंट्रोपी यूनिवर्स की होगी, यूनिवर्स की जो ओवरऑल एंट्रोपी वो होगी, वो क्या होगी? ग्रेटर देन जीरो। क्या होगी? और ये यूनिवर्स की एंट्रोपी हमें बता रही है कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप हो रही है। क्या होगी? अपने आप हो रही है। जरा एक बात ध्यान से सुनना। डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला? डेल्टा क्यू अपॉन टी। इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। क्या हो रही है? हीट रिलीज हो रही है। अगर हीट रिलीज हो रही है तो डेल्टा एस कैसा, डेल्टा क्यू कैसा लोगे? नेगेटिव। डेल्टा क्यू नेगेटिव लोगे तो डेल्टा एस कैसा आएगा? नेगेटिव। यानी डेल्टा एस कैसा आ रहा है? लेस देन जीरो। यही आ रहा है कि नहीं? आ रहा है कि नहीं? किसका? सिस्टम का। किसका? सिस्टम का। लेकिन सराउंडिंग का जो सराउंडिंग तो हीट ले रहा है। ध्यान से सुन लेना, सराउंडिंग हीट ले रहा है। तो अगर सराउंडिंग हीट ले रहा है तो उसका ग्रेटर देन जीरो होगा या नहीं होगा? सराउंडिंग का रैंडमनेस बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? इसको भूल जाओ, सिस्टम है। सिस्टम ने हीट रिलीज की, इसकी रैंडमनेस कम हुई। मैंने कहा ठीक है। अब ये हीट बाहर गई सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में हीट गई है, तो सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। रैंडमनेस बढ़ेगी तो सराउंडिंग की रैंडमनेस क्या है? इंट्रोपी क्या है? बढ़ रही है। सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। अब सराउंडिंग की इंट्रोपी ज्यादा है और सिस्टम की इंट्रोपी कम है, और तुम दोनों को जरा जोड़ो, इंट्रोपी सिस्टम की प्लस इंट्रोपी सराउंडिंग की। सराउंडिंग की इंट्रोपी, टोटल इंट्रोपी क्या निकलेगी? यूनिवर्स की इंट्रोपी निकलेगी, जो कि आपकी सराउंडिंग की इंट्रोपी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बढ़ी है, और सिस्टम की इंट्रोपी कम घटी है। तो इसका मतलब क्या है? ओवरऑल जो इंट्रोपी होगी यूनिवर्स की वो क्या आएगी? ग्रेटर देन जीरो। अभी भी नहीं समझ में आया? आया? ध्यान से समझो। मैं पानी हूं, मैं बर्फ में बदल गया, तो मैंने बाहर क्या रिलीज की? हीट। तो मैंने हीट रिलीज की और मेरी रैंडमनेस कम हो रही है जब मैं बर्फ में बदलूंगा। मैं जब बर्फ में बदलूंगा तो मेरी रैंडमनेस क्या हुई? अरे इसको छोड़ो, ये पानी है, इसको मैंने फ्रीजर में रख दिया। किस में रख दिया? फ्रीजर में। तो पानी क्या करेगा? अपनी हीट रिलीज करेगा। पानी के मॉलिक्यूल्स पहले रैंडमनेस ज्यादा थी, जब वो बर्फ में बदला तो रैंडमनेस कम हो गई। मतलब उस पानी से बर्फ की कहानी में, सिस्टम की कहानी में क्या हुआ? इंट्रोपी कम हुई। लेकिन जो उसने हीट रिलीज की वो कहां गई? सराउंडिंग में। अब बेटा सराउंडिंग में हीट गई तो वो हीट मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? गेन करके रैंडमनेस बढ़ा लेंगे ना। तो सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ गई, मतलब सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो गई? बढ़ गई। सिस्टम की इंट्रोपी क्या हो गई? कम हो गई। तो ओवरऑल दोनों को अगर जोड़ोगे तो यूनिवर्स की टोटल इंट्रोपी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो हमारा मेन आंसर इससे निकला, इंट्रोपी इस पूरे सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग की क्या हो रही है? बढ़ रही है। मतलब ये प्रोसेस कैसी है? स्पॉन्टेनियस। देखो ये वाली, ये यूनिवर्स वाली एंट्रोपी बताएगी कि ये स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बात समझ में आई?
अच्छा, अभी तक हमको क्या लग रहा था, ये सिस्टम की हीट रिलीज हुई, इसकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, एंट्रोपी इसकी घट रही है, बट ऐसा तो हमें दिख नहीं रहा है। एंट्रोपी तो घट रही है भले ही, लेकिन है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही। तो मैंने कहा ठीक है, ये जो हीट रिलीज करेगा वो सराउंडिंग में जाएगी, सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ जाएगी। तो सराउंडिंग की एंट्रोपी बहुत बढ़ गई, सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है, दोनों को जोड़ दोगे टोटल जो एंट्रोपी निकलेगी वो ओवरऑल क्या दिख रही है, बढ़ते हुए दिख रही है। तो ओवरऑल एंट्रोपी हमें लेना है यूनिवर्स की, सिस्टम और सराउंडिंग की सेपरेटली नहीं, हमें ओवरऑल एंट्रोपी लेना होता है। तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या हो रही है, यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है, स्पॉन्टेनियस। बात समझ में आई है नहीं, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलो इसको एक एग्जांपल से हम और लेकर आपको बताते हैं, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम दो कंडीशन ले रहे हैं, एक ले रहे हैं पहला टेम्परेचर का, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में, -1, 0, +1, ठीक है। फिर हम इंट्रोपी ले रहे हैं सिस्टम का, किसका इंट्रोपी ले रहे हैं, सिस्टम। फिर हम इंट्रोपी ले रहे हैं सराउंडिंग का, किसकी इंट्रोपी ले रहे हैं, सराउंडिंग। फिर हम इंट्रोपी ले रहे हैं यूनिवर्स का, किसकी इंट्रोपी, यूनिवर्स यानी टोटल कह सकते हो, ठीक है, टोटल। बात समझ में आ गई? अच्छा, सिस्टम की जो थी -21.85, नेक्स्ट -21.99, -22.13, फिर +21.93, +21.99, +22.05, ठीक है, +0.080, -0.08। जरा आप ध्यान से सुनना, मैं एक एग्जांपल लेने जा रहा हूं, वही सेम एग्जांपल, ठीक है। ये लिक्विड है H2O, इसको मैंने किस में बदल दिया, सॉलिड यानी आइस में। H2O ये आइस फॉर्म में है, कौन से फॉर्म में है, आइस। ये हमने फिर से वही सेम एग्जांपल लिया, वाटर से आइस। अब जरा ध्यान से सुनना, टेम्परेचर अभी फिलहाल पहली कंडीशन, अभी टेम्परेचर क्या है, -1 डिग्री सेल्सियस। -1 डिग्री सेल्सियस है, तो ये पानी लिक्विड में रहना चाहेगा या बर्फ में बदलना चाहेगा, बर्फ में बदलना चाहेगा। तो ये पानी अपने आप बर्फ में बदलेगा या मैं बदलूंगा, अपने आप, क्योंकि 0 से नीचे है ना टेम्परेचर, तो पानी अपने आप किस में बदल जाएगा, बर्फ में। तो जब बर्फ में बदलेगा तो रैंडमनेस कम होगी, यानी सिस्टम की एंट्रोपी क्या होगी, घट रही है, देख रहा हूं सिस्टम की एंट्रोपी क्या हो रही है, घट रही है। तो जब ये हीट रिलीज करेगा तो सराउंडिंग में हीट जाएगी, और सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई, देखो +21.93, सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब ये एंट्रोपी जब दोनों को प्लस करोगे तो ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या आई, टोटल +0.08। आप देख रहे हो ये एंट्रोपी पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही, तो इसका मतलब ये प्रोसेस कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस। अब समझ में आया ये प्रोसेस कैसी होगी, यही चीज मैं पीछे बता रहा था, अभी यही सेम चीज मैं पीछे बता रहा था। अगर टेम्परेचर -1 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो ये हीट रिलीज करेगा बाहर सराउंडिंग में, सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग में हीट को रिलीज करेगा, इसकी एंट्रोपी घट गई बट सराउंडिंग की एंट्रोपी बढ़ गई। दोनों एंट्रोपी को जोड़ोगे तो टोटल एंट्रोपी यूनिवर्स की क्या हो रही है, पॉजिटिव आ रही है। मतलब पॉजिटिव एंट्रोपी, फाइनल आंसर हमारा ये है, पॉजिटिव एंट्रोपी आई, इसका मतलब ये प्रोसेस जो है लिक्विड से आइस बनने की अपने आप हो रही स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब समझ में आया? अच्छा, अब जरा ये वाली कंडीशन पे आओ, +1 डिग्री सेल्सियस है, 0 वाली अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये +1 डिग्री सेल्सियस है, मतलब 0 डिग्री नहीं +1 है। तो अब ये वाटर लिक्विड में रहना चाहेगा या आइस में बदलना चाहेगा, भाई 0 डिग्री सेल्सियस पे या उससे नीचे वो आइस में बदलता है, लेकिन अभी +1 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब ये पानी में ही रहना चाहेगा, ये बर्फ में बदलना नहीं चाहेगा। अगर पानी में ही रहना चाहेगा तो कुछ ना कुछ ये एंट्रोपी सिस्टम की क्या करेगा, हीट रिलीज करेगा, और जो रिलीज करेगा तो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी। अगर सिस्टम की एंट्रोपी घट रही है तो सराउंडिंग की एंट्रोपी
बढ़ेगी, लेकिन उतनी नहीं बढ़ पाएगी। उतनी हीट बाहर ये थोड़ी ना रिलीज करेगा, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में ही रहने की कोशिश करेगा। अच्छा, अगर ये लिक्विड में ही रहने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब क्या है, ओवरऑल इंट्रोपी क्या आ रही है, नेगेटिव। तो हमारा फाइनल आंसर यह है, ओवरऑल इंट्रोपी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब लिक्विड अपने आप बर्फ में नहीं बदल रहा है। मतलब ये कैसी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। कुछ बात समझ में आई या नहीं आई, आई या नहीं आई? अब जरा देखो, मैं 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो ये बताओ, ये पानी जो है और ये आइस है, तो पानी आइस में भी रहना चाहेगा और आइस पानी में भी रहना चाहेगा। ये दोनों अपनी स्टेट सेम बनाने रखने चाहेंगे ना। ये चाहेगा, ये लिक्विड आइस में भी बनना चाहेगा, आइस लिक्विड में भी बनना चाहेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो दोनों की, ये जितनी हीट रिलीज करेगा सराउंडिंग उतनी हीट एब्जॉर्ब करेगा। दोनों की इंट्रोपी क्या हो जाएंगी, सेम। तो ओवरऑल इंट्रोपी दोनों ऐड करने पर क्या आ रहा है, फाइनल आंसर 0। तो मतलब ओवरऑल इंट्रोपी जो है यूनिवर्स की वो क्या आ रही है, 0। मतलब ये कैसी प्रोसेस होगी, रिवर्सिबल प्रोसेस। और याद करो, मैंने आपको पहले ही बताया था, रिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी क्या होती है, 0। रिवर्सिबल प्रोसेस की इंट्रोपी क्या होती है, अब समझ में आया या नहीं आया? तो फाइनल आंसर हमें सिस्टम और सराउंडिंग को देख के नहीं देना कि स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस है। हमें अपना फाइनल आंसर यूनिवर्स की इंट्रोपी देख के देना है कि वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें देख लो भाई, +1 डिग्री सेल्सियस है, पानी में ही रहना चाहेगा, बदलेगा ही नहीं अपने आप बर्फ में। बात समझ में आ गई? तो ओवरऑल इंट्रोपी नेगेटिव आ रही थी, इसका मतलब एक ऐसी प्रोसेस है नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या अब आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो? क्या ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, समझ में आया? पक्का? मैं एक बार फिर से लिख के बता दूं पूरा। आप अगर पहली कंडीशन लोगे -1 डिग्री सेल्सियस, क्या ले रहे हो बेटा, -1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले रहे हो, तो उसमें क्या होगा, जो वाटर है लिक्विड फॉर्म में, और वाटर किस में बदलना चाहेगा, अपने आप वो आइस में बदलना चाहेगा। पानी अपने आप आइस में बदल जाएगा, हमें कुछ नहीं करना। तो सिस्टम ने हीट क्या की, रिलीज की, और सराउंडिंग की हीट क्या हो गई, इंट्रोपी क्या होगी, रैंडमनेस बढ़ गई। सिस्टम की रैंडमनेस कम हुई, देखो लिक्विड से आइस बना, रैंडमनेस कम हो रही है, लेकिन सराउंडिंग की रैंडमनेस बढ़ गई। ओवरऑल इंट्रोपी क्या आई, +0.08, यानी पॉजिटिव। मतलब ये प्रोसेस कैसी है, स्पॉन्टेनियस। मतलब ओवरऑल यूनिवर्स की जो इंट्रोपी आई है वो क्या आई है, ग्रेटर देन 0, -1 डिग्री सेल्सियस पर। क्लियर हुआ? +1 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा था, +1 डिग्री सेल्सियस पे ये हो रहा था, जो पानी है और जो ये पानी है, ये आइस और ये लिक्विड। अब क्या ये लिक्विड आइस में बदलना चाहेगा, नहीं बदलना चाहेगा, क्योंकि +1 डिग्री सेल्सियस पे पानी पानी ही रहना चाहेगा। ये प्रोसेस नहीं होगी, ये प्रोसेस नहीं होगी, पानी से आइस नहीं बनेगा। तो थोड़ी बहुत तो हीट रिलीज करेगा, तो थोड़ी बहुत हीट ये इसने रिलीज की, तो सराउंडिंग की थोड़ी बहुत एंट्रोपी बढ़ गई, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं। तो जब माइनस किया तो ओवरऑल एंट्रोपी क्या आ रही, निगेटिव। निगेटिव आ रही एंट्रोपी। एंट्रोपी अगर पूरे यूनिवर्स की नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये कैसी प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस। टोटल एंट्रोपी क्या आ रही, नेगेटिव। और अगर 0 डिग्री सेल्सियस की बात करेंगे तो यहां पे पानी लिक्विड में भी रहना चाहेगा, और पानी आइस में भी रहना चाहेगा, दोनों में पानी रहना चाहेगा। मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, ओवरऑल 0। जितनी हीट रिलीज करेगा उतनी हीट वो सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा, दोनों की एंट्रोपी बराबर। तो ओवरऑल एंट्रोपी टोटल क्या आ जाएगी, 0। माइनस प्लस दोनों कैंसिल, 0। तो एक ऐसी प्रोसेस होगी रिवर्सिबल। कैसी होगी, रिवर्सिबल। मतलब ये जो सिस्टम की एंट्रोपी होगी वो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग के बराबर होगी। नेगेटिव ऑफ सराउंडिंग के एंट्रोपी क्या होगी, बराबर। भाई डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग बराबर 0। यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी 0 थी, तो सराउंडिंग को उधर भेजेंगे तो निगेटिव में नहीं आएगा आंसर आपका। तो देख भी सकते हो सराउंडिंग की एंट्रोपी क्या होगी, एक की एंट्रोपी पॉजिटिव होगी तो एक की एंट्रोपी नेगेटिव होगी। ठीक है, क्लियर हो गया?
चलिए हम आपको एक क्वेश्चन अब इसी पे देते हैं, इसको नोट करेंगे आप लोग। हो गया नोट? बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन इसमें हम देने जा रहे हैं, आप लोग करिएगा, ठीक है। H2O है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, और H2O है गैसियस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm का। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर है 1 atm, ठीक है। आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए, डेल्टा एस सिस्टम ग्रेटर देन 0, डेल्टा एस सराउंडिंग ग्रेटर देन 0, या फिर लेस देन 0, लेस देन 0, या फिर ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, ठीक है, या फिर लेस देन 0, ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो ये लिक्विड से गैस में बदल रहा है, मतलब ये हीट क्या करेगा, ये हीट को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। बोलो सही है गलत? हीट को एब्जॉर्ब करेगा, हीट को एब्जॉर्ब करके लिक्विड से किस में बदल रहा है, गैस में। तो मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है, बढ़ रही है, मतलब डेल्टा एस क्या होगा, ग्रेटर देन 0। यानी सिस्टम का, इस सिस्टम का डेल्टा एस क्या है, ग्रेटर देन 0। सिस्टम का ग्रेटर देन, ये भी 0 हो सकता है और ये भी हो सकता है, मतलब बी और डी तो नहीं हो सकते, मतलब 50-50 हो गया। अब ए और सी में कोई सही है। सिस्टम का क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब सराउंडिंग का देख लेते हैं जरा। अच्छा, सराउंडिंग का बोल रहा है ग्रेटर देन 0। अच्छा तुम खुद ही सोचो, ये हीट सराउंडिंग से ले रहा है, तो इसकी इंट्रोपी बढ़ी तो सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। मतलब सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या हो रही होगी, लेस देन 0 हो रही होगी। भाई ये हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो मतलब इसकी रैंडमनेस बढ़ रही है लिक्विड से गैस में, तो सराउंडिंग की रैंडमनेस घटेगी ना, उससे हीट ले रहा है, तो सराउंडिंग की इंट्रोपी क्या होगी, घटेगी। तो मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इंट्रोपी बढ़ रही है। हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है, सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ेगी, सराउंडिंग की इंट्रोपी घटेगी। ओवरऑल, ओवरऑल ओवरऑल इंट्रोपी क्या होगी, टोटल इंट्रोपी 0। पूछो क्यों? जितनी सिस्टम की इंट्रोपी बढ़ रही है उतनी सराउंडिंग की इंट्रोपी घट रही है, तो ओवरऑल इंट्रोपी क्या होगी, 0। और तुम देख सकते हो रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, आपको पता है ना 100 डिग्री सेल्सियस में पानी पानी भी रहना चाहेगा और भाप में बदलना चाहेगा, और भाप पानी में बदलना चाहेगा, है ना। मतलब ये लिक्विड में भी रहना चाहेगा, गैस में भी रहना चाहेगा 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉइलिंग पे, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसकी ओवरऑल इंट्रोपी क्या होगी, 0। टोटल इंट्रोपी क्या होगी बेटा, समझ में आया? नोट कर लीजिए, आगे बढ़े फिर।